एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। नेल्सन मंडेला जी की इस कोटेशन के साथ मैं सुमित आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल एजुकेशन जानकारी के ऊपर। तो आज हम जो जून 2021 के अंदर यूजीसी नेट का पॉलिटिकल साइंस का सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था वो आपके सामने डिस्कस करूंगा। मैंने अपने चैनल पर शिफ्ट 1 का पेपर भी डाल दिया है, आप वो भी देख सकते हैं। और किसी को पीडीएफ चाहिए तो मेरे से ग्रुप से जुड़ के वो ले सकता है पीडीएफ। तो जो मेन क्वेश्चन है मैंने सबको हाईलाइटेड कर दिया है, जो कि आपको आसानी रहे समझने में और चीज़ों को देखने में। तो शुरू करते हैं दोस्तों। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है, ये किसका कथन है? तो ये वी.ए. लेनिन द्वारा कहा गया था कि समाजवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है। तो ये पेपर काफ़ी मॉडरेट लेवल का था, ना ज़्यादा आसान था ना ज़्यादा कठिन था, ठीक ठाक लेवल का था और ये बहुत अच्छा पेपर था मेरे हिसाब से। तो हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ गया, गया की अवधारणा किससे जुड़ी? तो ये जेम्स लवलॉक से जुड़ी हुई है। ये बताते हैं कि जो पृथ्वी है वो भी एक लिविंग बींग की तरह है। जैसे इंसान के अंदर होता है जैसे लिविंग बींग है, वैसे पृथ्वी भी एक लिविंग बींग की तरह है। तो ये गया का कॉन्सेप्ट ये कहता है। विल किमलिका किन अधिकारों की अग्रदूत हैं? तो ये हैं सांस्कृतिक अधिकार, कल्चरल राइट्स की ये अग्रदूत हैं। तो ये जो अभी शुरुआत के क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के ही हैं, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें हमें बताना है कौन सा सही है। तो अभी जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे आसान ही होंगे। निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक उदारवादी है? तो सकारात्मक उदारवादी एच.जे. लॉस्की हैं। लॉस्की का हमें याद रखना है, सकारात्मक उदारवादी हैं। निम्नलिखित में से किसने विश्वास आश्रित न्याय फ्यूड्यूसरी ट्रस्ट की अवधारणा प्रदान करी? तो फ्यूड्यूसरी ट्रस्ट की अवधारणा लॉक के साथ जुड़ी हुई है। कॉल पॉपर अटैक द हिस्टोरिसिज्म, कॉल पेपर ने ऐतिहासिकता की आलोचना की। तो इन्होंने की है, तो इसका आंसर था प्लेटो और हीगल की इन्होंने आलोचना की है। तो इसका सेकंड आंसर सही है, प्लेटो और हीगल की करी है उन्होंने आलोचना। हु इज़ द ऑथर ऑफ इमाइल, इमाइल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके साथ जुड़े हुए हैं रूसो। इमाइल पुस्तक के जो लेखक हैं वो रूसो हैं। सभी राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है माओ जे जेडोंग, कल्चरल ऑन कल्चरलिज्म जो इनकी बुक है उसके अंदर इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को कहा गया है। वीर विनायक दामोदर सावरकर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की? तो सावरकर जी ने अभिनव भारत संस्था की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विवेकानंद के विचार से भारत की समस्याओं का समाधान निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सुलझाई नहीं जा सकती? तो इन्होंने कहा था राष्ट्रवाद को सामाजिक आधार पर विस्तृत करके जो भारत की समस्या है उसका समाधान इसको छोड़कर हम नहीं सुलझा सकते हैं। तो इनका ये कथन था। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन द बुक टाइटल कौटिल्य अर्थशास्त्र? तो ये थे L.N. रंगाराजन जी थे जिन्होंने ये बुक लिखी है। अतः स्वतंत्रता के प्रति अधिक अनुक्रियनशील बनाने के पूर्व मन का सर्वप्रथम उपनिवेशीकरण करना होगा। तो ये कहा है स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को समाज का एक ऐसा रूप बताया जिसमें राजनीतिक संभरता व्यक्तियों विभिन्न सामाजिक स्तरों से भी जाती है? तो ये टी.वी. बोटामोर जो हैं ये इन्होंने ये बात कही है। हु कंसिडर डेमोक्रेसी टाइप ऑफ सोसाइटी इन विच पॉलिटिकल एलीट आर रिक्रूटेड फ्रॉम डिफरेंट सोशल स्ट्रेटा ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल मेरिट? तो ये डी.वी. बोटामोर ने कहा था। तो आप देख सकते हो अभी जो जितने भी क्वेश्चन है वो सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप के ही हैं, जिसके अंदर 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आंसर छांटना है। तो ये ज़्यादा कठिन नहीं है, मॉडरेट लेवल के हैं, ज़्यादा ना आसान ना कठिन। तो जो ठीक ठाक नॉलेज है वो कर सकते हैं इस क्वेश्चनों को। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने नवीन सामाजिक आंदोलन का समर्थन किया है? तो जो नवीन सामाजिक आंदोलन का समर्थन किया है वो न्यू मिडिल क्लास, नव मध्य वर्ग द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से अव्यय राजनीतिक संस्कृति के लिए आवश्यक नहीं है? तो राजनीतिक संस्कृति तो आप ये क्वेश्चन आराम से समझ सकते हैं, मूल्य हो सकते हैं, मूल्य हैं, विश्वास हैं, भावनात्मक अभिवृत्ति है। तो और भ्रष्टाचार तो अलग ही एक चीज़ हो गई, तो आप ये देख के समझ सकते हैं। तो इसका आंसर था 4th। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस देश ने न्यायिक
पुनरीक्षीकरण का प्रावधान नहीं है, तो ये स्विट्जरलैंड है जिसके अंदर न्यायिक पुनरीक्षीकरण का प्रावधान नहीं है, जुडिशियल रिव्यू नहीं है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में भी कहीं ना कहीं है, जो और भारत के अंदर भी है पूरी पूरी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर आधुनिकतावाद का आधारभूत लक्षण नहीं है? तो ये जो लक्षण नहीं है वो बताना था। तो पहला क्वेश्चन है इट्स बिलीव इन द डिकंस्ट्रक्शन, ये विसंरचना में विश्वास रखते हैं, सही बातें रखते हैं इसके अंदर। और थर्ड है इट्स चैलेंज द एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्वीकृत सिद्धांतों को चुनौती देता है, ये भी बात सही है। इट्स इनक्रेडिबिलिटी टूवर्ड्स मैटर नैरेटिव, यह आख्यान मेटा नैरेटिव के प्रति अविश्वास व्यक्त करते हैं, तो यह बात भी सही है। जो इसके लक्षण नहीं है वो है इट इज़ कंसर्न विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिटी, तो नारीवाद के साथ तो नारीवादी विचारधारा ही जुड़ी हुई, तो ये आप जनरल चीज से भी समझ के इसका आंसर कर सकते थे। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ था स्टॉकहोम के अंदर। और ये जितने भी इसके अंदर दिए गए हैं, रियो डी जेनेरो जो 1992 के अंदर हुआ था, हमें याद रखना है। और कोपेनहेगन जो 1997 के अंदर हुआ था और 1995 के अंदर से लागू किया गया था। तो इन सब चीज़ों को हमें याद रखना है, कहीं ना कहीं हमारे और आने वाले एग्जाम के अंदर भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ कौन नहीं जुड़ा था, हमें ये बताना था। तो सिंपल सी बात है, मार्टिन कैप्लॉन जुड़े हुए हैं, कैनेट बोल्डिंग भी जुड़े हुए हैं, कार्ल ड्यूस भी जुड़े हुए हैं, संचार थ्योरी से जुड़े हुए हैं, और ये स्ट्रक्चरलिज्म से जुड़े हुए हैं, और ये CW मैनिंग जो है ये इसके साथ नहीं जुड़े हुए हैं। तो मार्टिन कैप्लॉन का हमें याद रखना है और कार्ल ड्यूस का भी याद रखना है, जो संचार सिद्धांत के साथ कार्ल ड्यूस जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हंस जे मार्गन्थों के पर्यायवाद के सिद्धांत का मुख्य सिद्धांत नहीं है? तो जो नहीं है वो हमें बताना है। ये क्वेश्चन हमें पढ़ते समय ध्यान रखना है कि कहाँ नहीं है और कहाँ पूछा गया है। कई बार हम इसके अंदर पढ़ने में गलती कर देते हैं तो क्वेश्चन हमारा पूरा गलत हो जाता है। तो इसका था पॉलिटिकल इज, सेकेंड में पढ़ रहा हूँ, पॉलिटिक्स इज रूटेड इन ह्यूमन नेचर, राजनीति मानव स्वभाव में सन्निहित है, ये बात उन्होंने कही थी। और राष्ट्र हित की बात भी उन्होंने कही थी, सेकंड में जो नेशनल इंटरेस्ट कहा गया। पॉलिटिक्स इज ऑटोनोमस स्फीयर ऑफ एक्टिविटी, ये बात भी कही थी उन्होंने। लेकिन जो उनकी जो फर्स्ट अवधारणा है, राजनीतिक सार्वभौमिक नैतिक मूल्य द्वारा शासित होती है, तो सार्वभौमिक मूल्य द्वारा शासित होती है ऐसी तो कहीं बात कही नहीं गई है, तो यही गलत है इसका आंसर। और जो तीनों नीचे दिए गए हैं वो सही है। तो जो हमसे पूछा गया था नहीं है, तो इसका आंसर फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का काला पानी भूभागीय विवाद किस देश के साथ चल रहा है? तो ये तो जनरल चीज़ थी, जनरल नॉलेज की चल रही थी करंट अफेयर में। तो ये जो भारत का जो काला पानी विवाद चल रहा है वो नेपाल के साथ चल रहा है, ये तो हमें सबको पता है और ये जनरल चीज़ें हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस प्रधानमंत्री ने पड़ोसी देशों के साथ एक तरफा रियायतें देने वाली विदेश नीति को अपनाया? तो ये गुजराल डॉक्ट्रिन, हमारे जो प्रधानमंत्री उस टाइम के विदेश मंत्री और बाद में प्रधानमंत्री बने, तो इन्होंने अपनी एक विदेश नीति दी थी जिसके अंदर अपने पड़ोसी देश से, जो हमारे छोटे पड़ोसी देश हैं, उनको उनके साथ व्यापार में एक तरफा छूट की उन्होंने बात कही थी। 1954 में भारत ने 1954 में किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये चाइना के साथ नेहरू जी द्वारा किया गया था पंचशील हस्ताक्षर, जिसका बाद में चाइना द्वारा उल्लंघन किया गया और 1962 के अंदर भारत के साथ युद्ध किया गया चाइना के द्वारा। एक प्रकार से हमें धोखा दिया गया था, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। 1962 में हमारे साथ चाइना से युद्ध हुआ था। भारत के नाभिकीय सिद्धांत की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो जो भारत का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसमें यह है कि न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिकरण, मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस, यानी हम जितना कम हो सके उतना इसका यूज़ करेंगे। नो फर्स्ट यूज, हम इसका पहले उपयोग नहीं करेंगे। और केवल परंपरागत हथियारों वाले राज्यों के खिलाफ इसका उपयोग नहीं करेंगे। तो नॉट अगेंस्ट ए स्टेट हैविंग कन्वेंशनल वेपन ओनली, तो ये था इसका। और जो सेकंड है वो नहीं था, नो यूज अगेंस्ट फ्रेंडली, मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध इसका प्रयोग नहीं। तो ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, तो इसका सेकंड सही है। निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में लोकसभा में समान प्रतिनिधित्व है? तो समान प्रतिनिधित्व हमें याद रखना है, इन सभी राज्यों के अंदर एक समान सीट है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर मेरे ख्याल से लोकसभा की 2 सीटें हैं शायद,
हाँ, एक मिनट में चेक करके आपको बताता हूँ। तो हाँ, तो हमें याद रखना है, समान प्रतिनिधित्व की बात की गई तो अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड त्रिपुरा में दो दो लोकसभा की सीटें हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा अधिकार नागरिकों व गैर नागरिकों दोनों को पर्याप्त है? तो समानता का अधिकार, जो नागरिक हैं हमारे देश के और जो पर्यटन के लिए भी आते हैं या कोई जो माइग्रेंट होते हैं उनको भी समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अंदर भी कुछ शर्तें हैं, ऐसा नहीं है कि एक पूर्णता दी गई है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सुधार का एक कारक नहीं है? तो सुधार का कारक नहीं है हमें बताना है। तो इसका है न्यायिक प्रक्रिया का धीमा होना, पहुंच से बाहर होना। तो ये सुधार का कारक तो नहीं हो सकता। कोर्ट प्रक्रिया और प्रबंध व्यापार की पुरातन प्रवृत्ति, ये भी नहीं हो सकता। प्रक्रियात्मक कानून में कमी या दोष, ये भी नहीं है। और जो ये है इसका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, ये इससे संबंधित है। तो हमें ये याद रखना है। फोर्थ, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि मंत्रिमंडल समूह की सहायता और सलाह के बिना कार्य नहीं कर सकता? तो ये हमें याद करने लायक क्वेश्चन था, इसमें याद ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो इसका आंसर था आर्टिकल 75, जो कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए और प्रधानमंत्री की सलाह के लिए एक सहायता समूह की तरह कार्य करता है मंत्रिमंडल। सामाजिक क्रिया समूह के विषय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सत्य है नहीं है? तो ये बताना था सामाजिक क्रिया के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दे वर्क फॉर इन्हेंसमेंट ऑफ टेक्निकल कैपेसिटी टू अर्बन एजेंसी, वे शहरी अभिकरणों की तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। तो ये इसका सही आंसर नहीं है। तो अगला क्वेश्चन था इस प्रकार, 13वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था। तो ये क्वेश्चन यूजीसी नेट द्वारा ड्रॉप कर लिया गया है, तो इसको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप देख सकते हैं तो इसको एक बार देख लें आप। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय आंदोलन हुआ? तो ये बोडो आंदोलन जो था वो जनजातीय आंदोलन स्वतंत्रता के उपरांत भी हुआ है, पोस्ट इंडिपेंडेंस आफ्टर हुआ है। व्हेन डिड द फर्स्ट लेबर एजिटेशन अकर इन इंडिया? तो ये 1875 के अंदर, ब्रिटिश काल के अंदर ही श्रम आंदोलन हुआ था। फ्रेड हर्ट्जबर्ग इज द फेमस फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज? तो हर्ट्जबर्ग हमें जानते हैं अभिप्रेरणा मोटिवेशन थ्योरी के साथ हर्ट्जबर्ग जुड़े हुए हैं, और ह्यूमन थ्योरी के साथ जुड़े हुए हैं साइमन, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के साथ जुड़े हुए हैं टेलर, और इस प्रकार हैं ये। तो देख लें एक बार, निम्नलिखित में से कौन सा आदेश चेस्टर बर्नार्ड द्वारा प्रतिपादित उदासीनता के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है जो निर्विवाद रूप में स्वीकार्य है, दोज विच आर अनक्वेश्चनेबली एक्सेप्टेबल। तो ये है उदासीनता का क्षेत्र, जिसके अंदर हम कुछ क्वेश्चन ही नहीं करते तो वो उदासीन हो जाता है। तो ये था इसका आंसर। द्वंद्व कोई युद्ध नहीं होता, बल्कि वह केवल अंतर का दिखाई पड़ता है। मनातर हितों का अंतर न केवल मालिक और कर्मचारियों के बीच, बल्कि प्रबंधकों के बीच, निदेशकों के बीच भी यह जहाँ कहीं भी अंतर दिखाई पड़ता है। यह कथन किसका है? तो ये इसके साथ जुड़े हुए हैं मैरी पार्कर फोलेट। कन्फ्लिक्ट के साथ कहीं पे भी आए क्वेश्चन तो कन्फ्लिक्ट की अवधारणा के साथ जुड़ी हुई हैं मैरी पार्कर फोलेट। और इनकी बुक थी मिन्नोविक कॉन्फ्रेंस के ऊपर, जो इनकी जो बुक थी पर्सपेक्टिव ऑफ मिन्नोविक कॉन्फ्रेंस, तो इसी के आधार पे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत भी मानी जाती है कहीं ना कहीं। पैट्रिक डनलीवी ने नव लोक प्रबंधन के कौन से 3 प्रमुख घटक गिनवाए? तो इसका आंसर है डिसएग्रीगेशन, कंपटीशन एंड इंसेंटिवेशन, इसका आंसर है। भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्था की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1954 के अंदर हुई थी, भारतीय थिंक टैंक लोक प्रशासन की अवधारणा। निम्नलिखित में से किस सिविल सर्विस परीक्षा की समीक्षा हेतु नियुक्त किया गया? तो सतीश चंद्र समिति को सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा हेतु नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से कौन लोक शिकायतों का निवारण तंतु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेड्रेसल मैकेनिज्म ऑफ ग्रीवेंस? तो ये है सूचना का अधिकार। सूचना के अधिकार के द्वारा हम जो अपनी शिकायतें हैं उसका जानकारी ले सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये अब एक प्रकार से निवारण का भी काम कर रही है। तो ये सूचना का अधिकार है। भारत में 1943 में गठित
स्वास्थ्य सर्वे और विकास समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये सर जोसेफ भोरे थे इसके अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन से उत्तर आधुनिकी चिंतक हैं? तो अब देखिए, थोड़ा इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा पेपर का, तो आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर इस प्रकार है, माइकल फूको ये जुड़े हुए हैं उत्तर आधुनिकता के साथ, और जो लोटायर्ड हैं वो भी जुड़े हुए हैं उत्तर आधुनिकतावाद के साथ, और जो जॉन रॉल्स है ऑप्शन डी, ये न्याय के सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं। ये थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी बुक का नाम भी है। और अगला क्वेश्चन है, सैलो इकोलॉजिस्ट बिलीव इन, सतही पर्यावरणवादी बिंदु किस में विश्वास रखते हैं? तो इसका आंसर है लोगों के स्वास्थ्य और समृद्धि में और सतत विकास में ये विश्वास रखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ डबेड मार्क्सिज्म एज अ टोटलिटेरियन डॉक्ट्रिन? तो टोटलिटेरियन डॉक्ट्रिन के साथ जो जुड़े हुए हैं वो है कॉल पॉपर और हन्ना अरेंट कहीं ना कहीं। और जो इसिया बर्लिन है वो तो स्वतंत्रता की अवधारणा के साथ, नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा के साथ जुड़े हुए हैं। और जो अल्टेनियोग्राम से प्रिजन नोटबुक इनकी बुक है, और ये जुड़े हुए हैं हेजेमनी के कॉन्सेप्ट के साथ। तो इसका आंसर था ए और सी, कॉल पॉपर और हन्ना अरेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कन्फ्यूशियस द्वारा नहीं लिखी गई? तो जो नहीं लिखी गई थी वो थी बी और डी, बुक्स ऑफ एनिमल्स ये नहीं लिखी गई थी, बुक्स ऑफ समर्स एंड विंटर्स ये नहीं लिखी गई थी, बुक्स ऑफ चेसेस लिखी गई थी, और बुक्स ऑफ सॉन्ग्स भी लिखी गई थी। बी और डी इसका सही आंसर था। जॉन रॉल्स बिलीव इन, जो जॉन रॉल्स थे वो बिलीव करते थे डिफरेंट प्रिंसिपल पे बिलीव करते थे, अंतर सिद्धांत पे बिलीव करते थे, और बिलीव करते थे ये समानतावाद पे। और ये जो हकदारी ये है ऑप्शन बी, इसके साथ रॉबर्ट नॉजिक जुड़े हुए हैं, रॉबर्ट नॉजिक इसके साथ जुड़े हुए हैं। हमें याद रखना है हकदारी का सिद्धांत और स्वेच्छतावाद, जो जो न्यू लिबर्टेरियनिज्म जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशीवाद इम्पैक्टेड बाय? तो जो गांधी जी का इन्होंने इम्पैक्ट किया था वो था हिज डीप इथिकल स्पिरिचुअल कन्विक्शन, इस पे किया था। हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल स्पेशली एट द ग्रास रूट, ये भी सही है। इन्फ्लुएंस ऑफ रस्किन बुक अनटू द लास्ट, ये भी सही है। तो अनटू द लास्ट का उन्होंने जो अनुवाद किया था, अनटू द लास्ट रस्किन की बुक का उन्होंने सर्वोदय अनुवाद किया था, ये याद रखना है। सर्वोदय जो उनकी बुक थी उसका अनुवाद गांधी जी द्वारा किया था अनटू द लास्ट का। तो ए बी सी इसका सही आंसर है। नेहरू आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वाज बेस्ड ऑन? तो जो नेहरू जी का आइडिया ऑफ नेशनलिज्म था वो था स्ट्रॉन्ग फेथ इन कल्चरल प्लुरलिज्म, वो प्लुरलिज्म के समर्थक थे, सभी की संस्कृति का वो सम्मान करते थे, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का भी विश्वास करते थे, सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म प्रोपाउंडेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर के विचार का भी वो नेशनलिज्म के ऊपर विश्वास करते थे। लेकिन जो मिलिटेंट डेमोक्रेसी होती थी इसके ऊपर, उग्र जो राष्ट्रवाद होता है उसके ऊपर वो विश्वास कभी नहीं करते थे नेहरू जी। तो इसका आंसर देख सकते हैं बी सी डी। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की अवधारणा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इससे प्रिजन डायरी नामक उनकी पुस्तक में संपूर्ण क्रांति पर टिप्पणी में ढूंढा जा सकता है, सही बात है। और प्रिजन डायरी एक एंटेनोग्राम से भी प्रिजन नोटबुक के साथ जुड़े हैं, और ये भी जुड़े हुए हैं, याद रखना है हमें। और इसे भ्रष्टाचार के भारत, सत्तावाद के उदय, सामाजिक भेद इत्यादि से बिखरती भारतीय राज्य व्यवस्था में ढूंढा जा सकता है, ये भी सही बात है। और लोकतंत्र के आधार के रूप में नैतिक समाज की उनकी तलाश उनकी संपूर्ण जाति की निर्देशक शक्ति थी, तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजनीति के अध्ययन के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण? तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण स्वयं अनुभाविक, ये स्वभाव में अनुभाविक होता है, सही बात है। ये एक्सपेरिमेंटल होता है, ये तथ्यों पर केंद्रित होता है, और इसमें राजनीति के अर्थार्थवाद की वैज्ञानिक दृष्टि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, तो ये भी सही है। और जो ये इसमें दर्शन पर बल देता है, ये दर्शन पर बल नहीं देता, ये दर्शन पर बल देते हैं वो फिलोसफिकल विचार वाले होते हैं, तो ए बी सी इसका सही था। रॉबर्ट पैकहेम ने अफ्रीकी, एशिया तथा लैटिन अमेरिकी देशों में असेंबली की महत्वपूर्ण भूमिका की रूपरेखा प्रस्तुत की, वह भूमिकाएं हैं? तो वो थी वैध प्रकार्य, सुरक्षा बल प्रकार्य, प्रशासनिक विहवलोकन, तो ये ए बी सी इसका सही आंसर था। तीसरी दुनिया की पहचान निम्न आय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से और किसके होने से होती है? तो अब देख सकते हैं कहीं ना कहीं अब क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो इसका आंसर है ए सी डी, सामाजिक असमानता और मानव तथा अर्थ संबंधित निर्धनता और लिंग असमानता के द्वारा ये इसकी पहचान की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रति
तुष्ट दृष्टिकोण से संबंधित विल्सन के 14 सूत्रों में इनमें से कौन से पहलू हैं? तो इसमें थे शांति की खुली प्रस्विधाएं जिन तक खुलकर पहुंचा जा सके, और सभी उपनिवेशिक दावों का मुक्त खुले दिमाग से निष्पक्ष समायोजन। तो सी और डी इसका सही आंसर था। मिखाइल गोर्बाचेव की ग्लासनोस्ट की नीति के अनिवार्य तत्व क्या थे? ये हमें याद रखना है, ग्लासनोस्ट जो उन्होंने नीति लेके आए थी गोर्बाचेव, ये सोवियत संघ के अंदर परिवर्तनवादी और खुलेपन की जो नीति लेके आए थे उससे संबंधित था। तो इसमें ये पहला था, आलोचना की स्वतंत्रता के सिद्धांत को प्रोत्साहन देना, हाँ ये सही था, और मीडिया और प्रकाशन पर नियंत्रण को ढीला करना। तो ए और सी इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूएन की शांति स्थापना के विषय में इनमें से कौन से वक्तव्य सत्य हैं? तो जो सत्य हैं इसके प्रावधान यूएन चार्टर में स्पष्ट रूप से नहीं किए गए हैं, और सी उत्तर युद्ध काल में इसमें परिणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं। तो ए और इसका सी सही आंसर है। पिछले 7 वर्षों में भारत ने अपने पड़ोसी नेपाल के साथ कौन से समझौते किए हैं? पिछले 7 सालों में भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ कौन से समझौते किए हैं? तो इसका क्वेश्चन का आंसर, भारत ने नेपाल के साथ शक्ति समझौता किया है, भारत ने अफगानिस्तान के साथ मैत्री बांध समझौता किया है, और भारत अफगानिस्तान में संसद का भी निर्माण कर रहा है, और एक सलमा डैम भी बना रहा है वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर। ये चीज़ हमें याद रखनी है। और बांग्लादेश में चटगांव समझौता, ये चटगांव बंदरगाह पे समझौता नहीं हुआ है, किसी और पे हुआ था। और मालदीव की संसद का निर्माण, ये भी गलत है। तो इसका ए और बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस विवादों का संबंध भारत और पाकिस्तान से है? तो सियाचिन विवाद है, सर क्रीक विवाद है, लेकिन काला पानी विवाद नेपाल के साथ है। तो ए और बी इसका सही आंसर है। इनमें से कौन से देश में बिम्स्टेक के सदस्य हैं? तो बिम्स्टेक के सदस्य जो हैं भारत और श्रीलंका है, थाईलैंड और म्यांमार है, जापान और दक्षिण कोरिया नहीं है, और चीन और पाकिस्तान भी इसके सदस्य नहीं है। तो कहीं ना कहीं भारत अब देखा जा रहा है, भारत की जो नीति है बिम्स्टेक की तरफ बढ़ती जा रही है, सार्क को छोड़ के, क्योंकि सार्क में भारत और पाकिस्तान के साथ कंफ्लिक्ट रहा है, तो इसके कारण भारत कहीं ना कहीं अब बिम्स्टेक की ओर बढ़ रहा है। बिम्स्टेक देशों के साथ अपनी कूटनीति चल रहा है। भारत में कैबिनेट मिशन को किस उद्देश्य के लिए भेजा गया था? तो कैबिनेट मिशन को राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए भेजा गया था, हाँ सही बात है। सत्ता के हस्तांतरण हेतु संवैधानिक व्यवस्था करना, ये भी सही है। राष्ट्रीय आंदोलन की तीव्रता का दमन करना, तो ये गलत बात है, ये इससे संबंधित नहीं था। अनुपातिक प्रतिनिधि द्वारा प्रांतीय असेंबलियों द्वारा एक संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का चुनाव, ये भी सही है। तो ए, बी और डी इसका सही आंसर था। 74वां निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान नगर निगम के संबंध में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो जो इसका था, सीटों को वार्ड आधारित प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरा जाएगा, सही बात है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सीटों का आरक्षण होगा, ये भी सही था। और महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण होगा। तो ये ए, बी और डी इसका सही है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई भी सीटें आवंटित नहीं है। और हमें याद रखना, जो 73वां संविधान संशोधन है वो पंचायत स्तर पे चुनाव से संबंधित है, पंचायती नगर निगम से संबंधित है। इनमें से कौन सा भारत में वैश्वीकरण, उदारीकरण तथा निजीकरण के आर्थिक प्रभाव हैं? तो जो वैश्वीकरण और इनके जो प्रभाव है, एलपीजी के जो प्रभाव हैं, वो सरकारी खर्च में कमी आई है, हाँ कहीं ना कहीं कमी आई है। हम देखते हैं जो पहले फाइलें 1 दिन से 2 दिन कहीं लगी रहती थी, अब सारा काम ऑनलाइन होने के कारण, इसके कारण सरकारी खर्चे में भी कहीं ना कहीं कमी आई है। योजना की पूरी प्रक्रिया में परिवर्तन हुआ है, कहाँ पूरा परिवर्तन हुआ है, अब कई जगह ट्रांसपेरेंसी हो गई है योजनाओं के अंदर। और सांकेतिक आयोजन की भी शुरुआत हुई है, कहीं ना कहीं हुई है। पारंपरिक सामाजिक क्षेत्रीय आयोजन का धारणा, तो ये नहीं है। ए बी सी डी चारों ही है, पारंपरिक सामाजिक क्षेत्रीय आयोजन की भी धारणा हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन फ्रेडरिक टेलर की मौलिक रचनाएं हैं? जो इनकी रचनाएं हैं, ए, बी, डी, पीस रेट सिस्टम, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स और शॉप मैनेजमेंट। और ये कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट इनकी अवधारणा नहीं है। तो इसका आंसर था ए, बी, डी। 62वां क्वेश्चन इस प्रकार है, एल्टन मेयर द्वारा किए गए हॉर्थन प्रयोग का सार निम्नलिखित में से किन में है? तो जो उनका हॉर्थन प्रयोग था, इसका आंसर है आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स से नहीं है, और जो संबंधित है वो है गेट इन इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट एंड सेंटिमेंट्स और बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये ए, सी और डी के साथ ये हॉर्थन प्रयोग सम्मिलित है। निकोलस हेनरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नवीन लोक प्रबंधन एनपीएम के मौलिक
हैं, तो जो इसके हैं स्फूर्ति है यानी एक्टिवनेस है, सतर्कता जवाबदेही है, और सहबंधता अनुकूलता है, और जो सत्ता अथॉरिटी है, अथॉरिटी से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से किन संस्थाओं तथा निकायों की नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो नीति निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसके संबंध में आता है भारतीय सांख्यिकी संस्था की है भी भूमिका पूरी पूरी, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद की भी भूमिका है, और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की भी कहीं ना कहीं भूमिका है। तो इसका आंसर था ए, बी और डी। मनरेगा 2009 का लक्ष्य ग्रामीण जनता की क्रय शक्ति में सुधार लाना है। इस योजना का केंद्र बिंदु निम्नलिखित में से किस पर स्थित है? तो जो मनरेगा का केंद्रीय बिंदु किस पर स्थित है, वो ए, बी और चारों ही है इसका सही आंसर। जल संरक्षण और जल संग्रह पे, और पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण, भूमि विकास, बांध नियंत्रण, बारहमासी पहुंच सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण संयोजकता। तो ए, बी, सी, डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन मैचिंग से संबंधित था, तो इसका ये इस प्रकार था आंसर। F. शुमाकर की बुक है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, मैं मिलान कर देता हूँ, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, फोर्थ। और जेम्स लवलॉक की बुक थी, जिनका पहले ऊपर भी क्वेश्चन हम देख चुके हैं, गया हाइपोथेसिस के ऊपर आया था, तो इनका ये रहा गया ए न्यू लुक एट लाइफ ऑन अर्थ। और जो थर्ड है सी का एफ को आपका संबंध है द टर्निंग पॉइंट के साथ, और द रचल कार्सल साइलेंट स्प्रिंग के साथ जुड़े हुए हैं। ये भी मिलान से संबंधित क्वेश्चन था, तो देख लेते हैं। हर्बर्ट वाइडनर जो हैं वो जुड़े हुए हैं ए पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ हॉब्स थ्योरी ऑफ ऑब्लिगेशन, ये वाइडनर इसके साथ जुड़े हुए हैं। और मैरी बॉस्टन एडमल बर्ग जो हैं वो जुड़े हुए हैं रिफ्लेक्शन ऑन द रिवोल्यूशन इन फ्रांस। और जो मैरी वॉस्टनक्राफ्ट जुड़ी हुई है विंडिकेशन राइट ऑफ वुमेन, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलिटिकल एंड मॉरल सब्जेक्शन। ये पूरी बुक भी कई पिछले हमने देखा था कि पिछले जो 2018 या 19 का यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था, इसके अंदर पूरी बुक का नाम आ गया था, मैरी वॉस्टनक्राफ्ट की बुक का। तो ये याद रखें, इनकी बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सी मैकफेरसन है वो जुड़े हुए हैं द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पैसेसिव इंडिविजुअल द हॉब्स टू लॉक। तो ये इस प्रकार इसका मिलान था। ये भी क्वेश्चन मिलान से संबंधित है, तो देख लेते हैं। तो ए का फोर्थ है गेल आलमंड की बुक है दलित विजन एंड एंटी कास्ट मूवमेंट एंड द कंस्ट्रक्शन एंड इंडियन आइडेंटिटी। तो ये फोर्थ है। बी का थर्ड है के वीरामणि का संबंध है पेरियार हिज आइडियोलॉजी, थर्ड के साथ। और सी का संबंध है एन वेलास्वामी का संबंध है पेरियार सोशल साइंटिस्ट। और जो डी है एम डी गोपाला कृष्णन, ये पेरियार द फादर ऑफ तमिल रेस। तो ये पेरियार से संबंधित दलित चिंतक से संबंधित क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो इस प्रकार है। ए का 3 है लेस सक्सेस सम्मेलन, तो ये हुआ था 1949 के अंदर। और बी का स्टॉकहोम सम्मेलन 1992 के अंदर हुआ है, बी का सेकेंड। और सी का फोर्थ है चिपको आंदोलन 1973 के अंदर हुआ है। और रियो अर्थ समिट हुआ है जो रियो अर्थ समिट हुआ है इसका 1992, माफ़ कीजिएगा, एक बार मैं आप दोबारा मिला कर देता हूँ इसका। स्टॉकहोम सम्मेलन का संबंध है 1972 के साथ, रियो का 1992 के साथ, और चिपको आंदोलन 1973 के साथ। तो एक बार आप ये देख लें, ये भी मिलान से संबंधित क्वेश्चन है। एजी फ्रैंक का संबंध है निर्भरता सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं एजी फ्रैंक, डिपेंडेंसी थ्योरी। और जो कार्ल डब्ल्यू ड्यूस जो हैं वो संचार सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं, सेकंड का थर्ड एक बार मिला लें आप। और मिखाइल गोर्बाचेव खुलापन ग्लस्टाइन जो एक बार ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, और मार्टल कैपलान प्रणाली सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं। भारत का विवाद किसके साथ है, तो ये मैचिंग का क्वेश्चन था। फर्स्ट का चाइना गलवान वैली जो अभी हुआ था, ये है। और बांग्लादेश के साथ काला पानी नेपाल के साथ जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश के साथ अभी भूमि समझौता हुआ है भारत का, तो बी का था भूमि समझौता बांग्लादेश के साथ। और पाकिस्तान के साथ है बघलियार जल विद्युत परियोजना। तो इसका आंसर इस प्रकार था। ये देख लेते हैं एक बार। 42वां संविधान संशोधन था 1976 के अंदर हुआ है। और 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर हुआ है। और जो
15वां संविधान संशोधन था 1963 के अंदर और 38वां 1975 के अंदर। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार देख लेते हैं। क्वेश्चन आईडी 6282, एक मिनट में बताता हूँ इसका आंसर। तो इसका आंसर है एक सेकेंड द मॉनेटरी फंड का संबंध है तो एक्ट लैंडर। और नेक्स्ट देख लेता हूँ मैं, इसका थर्ड आंसर है तो ये है, आप एक बार मिला लें इसका, ये तीसरा वाला इसका आंसर सही है। तो ये इसका इस प्रकार था ये। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मैचिंग से संबंधित है तो इसका भी आप देख लें, ये सेकंड इसका आंसर सही है। फर्स्ट का है फ्रेडरिक टेलर जो जुड़े हुए हैं मेंटल रेवोल्यूशन के साथ जुड़े हुए हैं, और पीटर ड्रकर जुड़े हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एमबीओ की अवधारणा के साथ जुड़े हुए हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के साथ, और जो चेस्टर बर्नार्ड जुड़े हुए हैं वो फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव के साथ जुड़े हैं, एब्राहम मास्लो मोटिवेशन थ्योरी के साथ जुड़े हुए हैं। ई गवर्नेंस की अवधारणा का संबंध एनईजीपी से है, और पंचायती राज संस्था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, और जो शिकायतों का निवारण है ओम्बुड्समैन और शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत सम्मिलित है। तो ये इसको आरोही क्रम से व्यवस्थित करना था उदारवाद को। तो सबसे पहले आता है नकारात्मक उदारवाद, फिर आता है सकारात्मक उदारवाद, फिर आता है समतावादिता, फिर स्वच्छंदतावाद। तो ये इस प्रकार था CABD। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लेटो के निम्नलिखित मूल पाठों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये पहले से ही इसका व्यवस्थित था, पहले उनकी बुक थी एपोलॉजी, फिर गणराज्य रिपब्लिक, फिर लॉज आई थी, और फिर स्टेटमेंट आई थी। गांधी जी का निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो गांधी जी से जुड़े हुए क्वेश्चन था ये। तो जो उनका साबरमती की सबसे पहले उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना करी थी 1900 शायद 15 के अंदर या करी थी उन्होंने स्थापना। फिर उसके बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह, फिर असहयोग आंदोलन किया था उन्होंने 1920 के अंदर प्रारंभ, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के अंदर। तो ये इस प्रकार था। निम्नलिखित संविधान को उनके निर्माण वर्ष के आधार पर कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो जो सबसे पहले संविधान बना है वो अमेरिका का संविधान बना है, फिर उसके बाद स्विट्जरलैंड का संविधान बना है, फिर कनाडा का, और सबसे लास्ट में भारत का संविधान। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को उनके समय के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले बोल्शेविक क्रांति है, फिर बोल्शेविक क्रांति, फिर वारसाई की संधि हुई है, फर्स्ट वर्ल्ड जो ये बोल्शेविक क्रांति 1917 के अंदर हुई है, और नहीं माफ़ कीजिएगा, बोल्शेविक क्रांति से पहले जो रूस के अंदर हुई है, और जो वर्साई संधि फर्स्ट विश्व युद्ध के बाद हुई है, नाजी जर्मनी सोवियत आक्रमण समझौता उसके बाद हुआ है, फिर एक देश समाजवाद की, फिर जो सबसे लास्ट में हुआ है वो है नाजी जर्मनी सोवियत आक्रमण, और सेकंड लास्ट है एक देश समाजवाद। भारतीय विदेश नीति की निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो भारतीय जो ये विदेश नीति की घटना है उसमें लुक ईस्ट की नीति आई है 1991 के अंदर, फिर उसके बाद गुजरात डॉक्ट्रिन आई है, फिर उसके बाद पोखरण परमाणु विस्फोट 1998 के अंदर, फिर उसके बाद लाहौर बस कूटनीति जो अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ के द्वारा हुई थी। निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके गठन के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो तेलंगाना 2014 के अंदर हुआ था, उत्तराखंड सन 2000 के अंदर, और झारखंड भी 2000 के अंदर। और तो सबसे पहले हरियाणा हुआ है, फिर उसके बाद उत्तराखंड, फिर उसके बाद झारखंड, और फिर सबसे लास्ट में तेलंगाना 2014 के अंदर। निम्नलिखित प्रशासनिक आधार समिति आयोग को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो जो पहले आया है गोरवाला समिति आई है, माफ़ कीजिएगा, पहले आई है गोपाल स्वामी अयंगर समिति, फिर उसके बाद गोरवाला समिति आई है, फिर प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग आया है, फिर सतीश चंद्र समिति आई है। तो ये इस प्रकार थी। लोक प्रशासन के विकासात्मक चरणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो लोक प्रशासन की जो सबसे पहले अवधारणा आई है, जो सबसे पहले हुआ है राजनीतिक प्रशासन, जो प्रशासन द्विभाजन हुआ है 1887 के अंदर वुडरो विल्सन द्वारा। 1887 के अंदर सबसे पहले ये घटना हुई है। फिर प्रशासन के सिद्धांत आए हैं, फिर इसके बाद
चुनौतियों का युग आया है, फिर डी पहचान का संकट, और फिर संकट, और सबसे लास्ट में लोक नीति परिवेश। निम्नलिखित को उनकी स्थापना के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले संघ लोक सेवा आयोग आया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 315 के अंदर हमें मिलता है। उसके बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 के अंदर, और फिर उसके बाद भारत का 14वां वित्त आयोग ये है, और उसके बाद नीति आयोग जो अभी 2015 के अंदर नीति आयोग बना है। तो ये असर्शन और इंजीनियरिंग, प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु होता है, ये मैकावली से जुड़ा हुआ है। मेरी वॉस्टनक्राफ्ट ने अपनी पुस्तक विंडिकेशन ऑफ राइट वुमन में यह दलील दी है कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार और सुविधाओं मिलनी चाहिए और उन्हें शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए और आर एक ही इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैकावली से जुड़ा हुआ है और ये मेरी वॉस्टनक्राफ्ट फेमिनिस्ट थिंकर के साथ जुड़ा हुआ है। माउंटबेटन प्लान की घोषणा 13 मई 1947 को की गई थी, तो ये गलत है। इससे पहले ही हो गई थी, इसके बाद ही हुई थी, 1948 में इन्होंने बताई थी। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने माउंटबेटन प्लान को अनुसमर्थन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में किया। तो ये सही है, दूसरा सही है इसका, तो पहला गलत था और दूसरा सही है। 88वां क्वेश्चन इस प्रकार है, हॉब्स का दायित्व सिद्धांत शारीरिक है क्योंकि पूजा संप्रभु की आज्ञा का पालन दंड के डर से करती है। तो ये सही है। हॉब्स की प्रकृति के नियम स्वहित के विवेक पूर्ण अनुसरण के बारे में सलाह मात्र नहीं थे, बल्कि ये नैतिक नियम थे जो कर्तव्यों का विधान करते थे, और ये अनिवार्य थे क्योंकि इसकी आज्ञा ईश्वर द्वारा की गई थी। तो ए और आर दोनों सही हैं। 89 क्वेश्चन इस प्रकार है, सामाजिक संरचना मूल्य और अभिवृत्तियों वैश्वीकरण की प्रक्रिया द्वारा परिभाषित हुई है। तो ये सही बात है। वैश्वीकरण में विभिन्न सामाजिक समूह की सांस्कृतिक पहचान और उसके सामाजिक सौहार्द को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित किया गया है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर की सही व्याख्या है, ये भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो असिस्टेंट रीजनिंग से ही संबंधित था। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने द्वंद्वों के समाधान हेतु क्षमता निर्माण नामक अपनी 7वीं रिपोर्ट में पूर्वोत्तर में अवैध अपवासन का उल्लेख किया और नागरिकों के लिए बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र की ओर ध्यान दिया। तो ये सही बात है, अभी भी उसके अंदर है। अगर किसी को उत्तर पूर्व राज्य में जाना होता है तो अनुमति लेके ही जाते हैं वो। लोकवाणी उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजना है, जिसकी शुरुआत दिसंबर 2009 में की गई थी। तो ये आ सकते हैं। तो पहला इसका सही था और दूसरा गलत है। तो ये गाद्यांश स्पेशल से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो कि शरणार्थी समस्याओं के ऊपर था और मानव अधिकार के ऊपर था। तो ये आप एक बार पढ़ ले, मैं इसको आपके लिए छोड़ देता हूँ। और अगर किसी को इसका PDF चाहिए तो मेरे साथ वो ग्रुप में जुड़ सकता है, और जितनी हेल्प हो सकती है मैं आपको कर सकता हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़ें तो मैंने कैसे पास किया था ये UGC नेट का पेपर, और मैं आपकी जितनी सहायता हो सके मैं करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इसको देख लें एक बार, ये पैसेज था। पहला आंसर है, संयुक्त राष्ट्र किस आधार पर राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए तत्पर है? तो आंतरिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए यह हस्तक्षेप कर सकता है। और सेकेंड है, राज्य में हस्तक्षेप के मामले में संयुक्त राष्ट्र को निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिए? तो ये घरेलू अधिकार क्षेत्र के संबंध में करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र किस आधार पर राज्य के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है? तो ये राज्य सरकार की स्पष्ट सहमति के आधार पर ये कर सकता है हस्तक्षेप। और संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के आधार के संबंध में कुछ वर्गों की आम भावना क्या है? तो यह मानव अधिकारों का उल्लंघन इसके संबंध में है। और ये अगला पैसेज था, ये शायद यही पैसेज है, माफ़ कीजिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र का नया दायित्व किस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना करता है? तो ये वैश्विक शासन प्रदान करना इसका एम है, प्रोवाइड ग्लोबल गवर्नेंस। और ये अगला क्वेश्चन था, ये डिपेंडेंसी थ्योरी और कोर सेमी फेरी इन सब के साथ जुड़ा हुआ था। तो देख लेते हैं, लैटिन अमेरिकी प्रभुत्व और ये जो था इनसे संबंधित था। वॉलस्टाइन के अनुसार विश्व आर्थिक व्यवस्था इनमें से कौन सी अवधारणा व्यक्त करती है? तो ये था श्रम का अंतर्राष्ट्रीय विभाजन, इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निर्भरता सिद्धांत में अर्धपरिधि की अवधारणा को किसने दिया? तो ये इमोलेरिन वॉलस्टाइन द्वारा ये अर्धपरिधि की अवधारणा दी गई थी।
और उत्पादन के साधनों का अभिव्यक्तिकरण की अवधारणा इनमें से किसकी व्याख्या करती है? तो ये व्याख्या करती है विश्व के कुछ देशों की अल्प विकास की स्थिति की ये व्याख्या करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, गैर पश्चिमी देशों की वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में शामिल होने का इनमें से कौन सा परिणाम है? तो ये है उनका पूंजीवाद के विस्तार का विरोध करने की क्षमता बढ़ाना, इसका ये है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एकीकृत व्यवस्था के रूप में निर्भरता के लिए इनमें से कौन जरूरी है? तो ये जरूरी है बाहरी योगदानकारी कारक, एक्सटर्नल कंट्रीब्यूटरी फैक्टर। तो ये इस प्रकार यूजीसी नेट जून 2021 का पेपर था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और कमी तो बहुत रह गई है मेरे को लग रहा है। तो आप अपना सुझाव दे सकते हैं, मैं उसको आने वाली वीडियो में सुधारने की कोशिश करूँगा दोस्तों। और अगर मेरे से अगर थोड़ी सी भी आपकी हेल्प हो सके, मैं अपने आप को बहुत अच्छा समझूंगा। तो अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो आप मेरे साथ ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा ग्रुप का। और जितनी हो सके मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार, आप सबने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी। थैंक यू सो मच दोस्तों। और अपना नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, इसी उम्मीद के साथ ढेर सारा प्यार, आभार। थैंक यू दोस्तों, दिल से आभार।